नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। चार का चक्रव्यूह लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 13 से 15 मई तक यानी कल से चीन के दौरे पर रहेंगे। ट्रंप करीब 9 साल बाद चीन जा रहे हैं और इसलिए इस यात्रा को अमेरिका चीन रिश्तों के लिए बेहद अहम और खास और इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। इस बार ट्रंप के दौरे में सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि व्यापार, टेक्नोलॉजी, ताइवान, ईरान युद्ध और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के हित भी जुड़े हुए हैं। ट्रंप का यह दौरा ट्रिपल टी यानी टैरिफ, ताइवान और टेक्नोलॉजी पर तनाव के बीच हो रहा है। ट्रंप इस दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच किसी बड़े ऐतिहासिक समझौते की उम्मीद कम है, लेकिन तनाव कम करने और व्यापारिक रिश्तों को स्थिर रखने की कोशिश जरूर होगी। इस दौरे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ट्रंप अकेले नहीं जा रहे, उनके साथ अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों के सीईओ भी बीजिंग पहुंच रहे हैं, जिसमें टेस्ला के एलन मस्क, एप्पल के टिम कुक, लैरी फिंग और केली आर्टबर्ग जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसके अलावा गोल्डमैन, क्वालकॉम, माइक्रोन, मेटा, वीजा और मास्टरकार्ड जैसी कंपनियों के अधिकारी भी इस डेलीगेशन का हिस्सा होंगे। अब आपके सामने सवाल होगा कि आखिर ट्रंप अपने साथ इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन को चीन क्यों ले जा रहे हैं? ये आप सोच रहे हो। इसका जवाब आपको हम देंगे, लेकिन असल में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार सैकड़ों अरब डॉलर का है। ऐसे में ट्रंप चाहते हैं कि चीन अमेरिकी सामानों की खरीद बढ़ाए। माना जा रहा है कि चीन अमेरिकी सोयाबीन, बीफ, ऊर्जा उत्पाद और बोइंग विमान खरीदने पर नए समझौते भी कर सकता है। बोइंग विमान सबसे नंबर 1 पर है। समझौते के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई को स्थिर रखने और फेंटेनिल ड्रग्स पर सहयोग जैसे मुद्दे भी एजेंडे में शामिल है। ये मैंने आपको पहले भी बताया। हालांकि ये बातचीत आसान नहीं लग रही है दर्शकों, क्योंकि इस मीटिंग को पेचीदा बनाने का काम ताइवान का मुद्दा करेगा। ताइवान को कैसे भूल सकते हैं, जो दोनों देश अमेरिका और चीन के बीच तनाव का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि चीन चाहता है कि अमेरिका साफ तौर पर ताइवान की आजादी का विरोध करे। वहीं अमेरिका अपनी स्ट्रैटेजी बनाए रखना चाहता है। यह एक ऐसी कूटनीति है जिसमें कोई देश जानबूझकर अपनी भविष्य की जो कार्यशैली रहने वाली है, जो प्लानिंग है, उसको स्पष्ट नहीं करता है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप इस मामले में कोई बड़ा समझौता नहीं करेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, अमेरिका और ताइवान के बीच हाल ही में हुए रक्षा समझौते भी हैं। इस मीटिंग में वो रोड़ा बनने का काम करेगा। मई 2026 की ताजा जानकारी के मुताबिक ताइवान की संसद ने एक विशाल रक्षा बजट को मंजूरी दी है, जो मुख्य रूप से अमेरिका से आधुनिक हथियार खरीद से जुड़ी हुई है। और इस सौदे के तहत 8 मई 2026 को ताइवान की संसद ने $25 बिलियन यानी 780 अरब ताइवानी डॉलर के विशेष रक्षा बजट को भी पास किया गया। इसका एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी हथियारों के भुगतान में जाने वाला है और इस भुगतान से अमेरिका ताइवान को हिमार्स रॉकेट सिस्टम, अटैकमस बैलिस्टिक मिसाइलें और M109A47 हॉवित्जर आधुनिक तोपें, जेवलिन और टो जैसे एंटी टैंक मिसाइलें देगा। ये इसी सौदे का चीन सीधे तौर पर विरोध कर रहा है और उसका कहना है कि अमेरिका ताइवान को बारूद के ढेर पर बैठा रहा है और यही उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है। यानी सीधे तौर पर देखें तो अमेरिका चीन के बीच होने वाली मीटिंग में कुछ रुकावट आए या ना आए, लेकिन ताइवान का मुद्दा दोनों देशों के बीच बनने वाली बात को बिगाड़ने का काम जरूर करेगा 100%। इसके अलावा ईरान युद्ध भी इस बैठक में बड़ा मुद्दा रहेगा। अमेरिका चाहता है कि चीन ईरान पर दबाव बनाए ताकि पश्चिम एशिया में तनाव कम हो सके, लेकिन चीन का कहना है कि मौजूदा संकट के लिए अमेरिका और इजराइल जिम्मेदार है। वो कन्नी काट रहा है।
ऐसे में यह मुद्दा दोनों देशों के बीच नए खींचतान बढ़ा सकता है। और इसके अलावा अमेरिकी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि आर्थिक मामलों में दोनों पक्षों को बनाए रखने के लिए व्यापार बोर्ड का भी गठन हो सकता है। इसके अलावा एआई, सेमीकंडक्टर, सप्लाई चेन और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर भी चर्चा का हिस्सा होगी। यानी ट्रंप जिनपिंग की मुलाकात, ताइवान, साथ ही साथ ईरान पर क्या बातचीत होगी, यह बड़ा सवाल है, जिसका जवाब तलाशने की कोशिश करें। इस मुलाकात की अगर हम बात करें, अमेरिका ताइवान में जो रक्षा सौदा हुआ, क्या वो सबसे बड़ा रोड़ा बनता हुआ नजर आएगा इस मीटिंग में? और आखिर 9 साल बाद चीन का दौरा, क्या ट्रंप की कोई मजबूरी है या कोई रणनीतिक चाल? क्या चीन यूएस में कारोबार होगा? क्या है ट्रंप का असली प्लान? वो भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। अमेरिका और ताइवान में बड़ी वेपन डील की अगर जो हम बात करें, वो आपके सामने रखते हैं कि किस तरह से जो डील है वो निकलकर सामने आ रही। 780 अरब ताइवानी डॉलर के विशेष रक्षा बजट वो पास हुए हैं। साथ ही साथ 8 मई 2026 को ताइवान की संसद ने इसे पास किया है और 11.1 अरब डॉलर के बड़े हथियार सौदे को मंजूरी मिल चुकी है। हिमार्स, होवित्जर, तोप, मिसाइलें और इसमें ड्रोन भी शामिल हैं। हथियारों से भी मजबूत होना है, इसको लेकर भी जो है कहानी लिखी जा रही है। अमेरिका अब क्या करेगा? अमेरिका एडवांस मिसाइल सिस्टम जो है वो देगा और यह परेशानी की बात है चाइना के लिए, ताइवान को लेकर। चीन की बढ़ती आक्रामकता का जवाब इसको एक तौर से देखा जा रहा है, क्योंकि यहां से यह पूरी कहानी बदलने वाली है। डील में एयर डिफेंस और नेवल हथियार शामिल है, जो मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि हथियारों को लेकर सारा काम जो है वो किया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल यह कि ताइवान पर ड्रैगन की नजर क्यों है, और इसको समझते हैं कि किस तरह से ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाती है। वो भी समझना बेहद जरूरी है कि ताइवान पर ड्रैगन की जो नजरें हैं वो ताइवान पर क्यों है। सेमीकंडक्टर के हिसाब से अगर समझेंगे आप, तो करीब दुनिया की 90% से ज्यादा एडवांस चिप्स का निर्माण जो है वो होता है। इसके अलावा कंप्यूटर, मिसाइल, फाइटर जेट्स के लिए जो चिप्स जरूरी होते हैं वो यहां से मिलते हैं। ताइवान की फैक्ट्रियों में तबाही से चीन को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है और पड़ता है। चीन की मशीनों और गैजेट्स में सेमीकंडक्टर जो चिप्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है और ताइवान के जरिए दुनिया में चीन जो है वो अपनी पैठ या धाक कह लें वो जमाना चाहता है। ताइवान की सीमा में अक्सर चीन की सेना घुसपैठ करती है और अमेरिका लगातार ताइवान को हथियार दे रहा है, यानी एक तरफ तो मदद कर रहा है, दूसरी तरफ बातचीत की तैयारी कर रहा है। इसलिए यह रोड़ा माना जा रहा है क्योंकि ताइवान के पास अमेरिका का हिमार्स रॉकेट सिस्टम वो है। साथ ही साथ लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने में हिमार्स किस तरह से मदद करता है, सक्षम है, ये सब जानते हैं। और अमेरिका ने ताइवान को अटैकमस मिसाइलें भी दी हैं और ये एक चिंता की बात चीन के हिसाब से रहती है। इस पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबका परिचय एक एक करके करा देते हैं, सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि यह दौरा इतना महत्वपूर्ण क्यों जाता है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष साय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कैप्टन श्याम कुमार, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है श्याम जी आपका भी। और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार पंकज श्रीवास्तव भी जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका भी। इस चर्चा की शुरुआत हम करेंगे आशीष साय सर से। आशीष सर, 9 साल बाद अमेरिका को चीन की याद आई, दुश्मन को मदद और अपने एक दुश्मन से छुटकारा पाना, क्या यही मकसद है चीन के दरवाजे पर अमेरिका का पहुंचना या दरवाजे को खटखटाना? कैसे देख रहे हैं? ग्लोबल फोरम पे बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है, मे बी वन ऑफ द बिगेस्ट,
यूएस प्रेसिडेंट चाइना विजिट कर रहे हैं, और वो भी ऐसे हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर में, जब एकदम ट्रस्ट डेफिसिट है, बहुत शक है यूएस को कि चाइना ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलिट्री हार्डवेयर, इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन पे, ऑनगोइंग वॉर इन ईरान पे बहुत मेजर असिस्टेंस दी है ईरान को। लेकिन बैकडोर में देखें तो दो मेजर इश्यूज पे चाइना ने उस किस्म की मदद नहीं करी ईरान की, जैसे कि एक्सपेक्टेड थी, स्पेशली ड्यूरिंग द वोटिंग इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। एक सेकंड चैप्टर इस विजिट का बैकग्राउंड है टैरिफ वॉर। ईयर आफ्टर ईयर, डिकेड आफ्टर डिकेड, चाइना के डोमिनेंस इन द ट्रेड बैलेंस विद अमेरिका को किसी राष्ट्रपति ने एड्रेस नहीं किया। बहुत सी कोशिशें हुई, लेकिन बिकॉज ऑफ द चीप लेबर कॉस्ट, इंटेंसिव वर्किंग आवर्स एंड ह्यूमन राइट्स इश्यूज, चाइना में प्रोडक्शन क्वालिटी, प्रोडक्शन कॉस्ट इंटरनेशनल लेवल्स पे कहीं हायर फ्लोट पे है। मतलब वहाँ बहुत चीप लेबर है, वर्किंग आवर्स के बहुत इश्यूज हैं, लेबर लॉज बहुत ही एंटाई हैं, डिस्पाइट चाइना बीइंग अ कम्युनिस्ट कंट्री। इस वजह से अमेरिका को उन्होंने दशकों तक बीट किया है। ट्रेड इम्बैलेंस हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन फेवर ऑफ चाइना है, जिसको ट्रंप ने ट्रंप 1 में एड्रेस करने की कोशिश की, फेल कर गए। ट्रंप 2 में उन्होंने बहुत ही ऑफेंसिव तरीके से टैरिफ वॉर खेला चाइना के साथ, लीस्ट रियलाइजिंग कि वो छोटी मोटी कंट्रीज के साथ ये वॉर खेल के, उनके साथ प्रेशर टैक्टिक्स अप्लाई करके और अपने फेवर में ट्रेड इम्बैलेंस को ले जा सकते थे। लेकिन चाइना के साथ उनकी डिपेंडेंसी इन ऑल दी वॉक्स, इंक्लूडिंग हाई टेक गैजेट्स, इंपोर्ट फ्रॉम चाइना एंड एक्सपोर्ट्स टू चाइना। इसके बाद उन्होंने वर्बल डुएल, जो लड़ाइयां होती रही उनके और चाइनीज स्पोक्स पर्सन, चाइनीज जी ने कभी भी अमेरिका के खिलाफ कुछ उस तरह के शब्द नहीं यूज किए जिनसे ट्रंप ने चाइना को और चाइनीज प्रीमियर को बार बार नवाजा था, अनलाइक अ स्टेट्समैन। लेकिन उसके बावजूद चाइना ने अपना कंपोजर बरकरार रखा, अपनी लीगैलिटी, अपनी टोनल इश्यूज को बहुत ही सुपीरियर तरीके से मैनेज किया। और प्रेशर वहां पे शुरू हुआ आशीष, जब इन्होंने बोइंग के 7 बड़े जहाज मैक्स सीरीज के, जो अमेरिका में बन के डिलीवरी के लिए खड़े थे चाइना को, इन्होंने उसको रोक दिया। और बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, ये अमेरिका की जीडीपी में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, वहां की मैन्युफैक्चरिंग हब के न्यूक्लियस हैं ये। और इनका अगर प्रोडक्शन स्केल, जी आशीष आप कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, कंप्लीट करिए। जी, तो इनका अगर प्रोडक्शन लो होगा, नीचे गिरेगा, तो अमेरिका सीधा सीधा एक रिसेशन में जाने के खतरे पे खड़ा है, क्योंकि वहां रेजर्स एज ऑफ द इकोनॉमी बोलते हैं, जहां डिमांड और सप्लाई एक ऐसे मुहाने पे है आशीष, जहां अगर दोनों में से कोई भी कम हुआ तो बाकी सारी चीजें एक के बाद एक गिरती चली जाएंगी। डिमांड कम होगा, सप्लाई ड्रॉप होगी, फिर डिमांड गिरेगी, बाकी सेक्टर्स में फैलेगा। इसलिए उनको घुटनों पे आना पड़ा और उन्होंने चुपचाप अपने जो 200% टैरिफ, 250% टैरिफ जो चाइनीज प्रोडक्ट्स पे लगाए थे, उनको रोका, चाइना के बहुत से सैंक्शंस को हटाया, और अब वो इसी को फाइनलाइज करने की लॉन्ग टर्म एक ट्रेड डिपेंडेंसी दोनों की, दोनों बहुत बड़े मार्केट्स हैं एक दूसरे के, उसको अलाइन करेंगे। साथ के साथ ये ताइवान का मुद्दा, ईस्ट एशियन कंट्री अकेला है ताइवान, जिसपे बहुत मेजर, आता हूं सर, ताइवान वाले मैटर पे आऊंगा मैं। जरा सैंक्शंस पे भी जाना चाह रहा था, आपने उसका जिक्र कर दिया है। आप कैप्टन श्याम कुमार सर, मैं आपका रुक कर रहा हूं, और ताइवान को लेकर हम आ रहे हैं। आप सैंक्शंस का भी जिक्र है, लेकिन चीन की अगर ताइवान नीति का मैं जिक्र करूं, किस तरह से वो नीतियां देख रहे हैं आप, वो क्या बेहद आक्रामक हैं? क्योंकि ताइवान से प्यार, या ताइवान पर कब्जा, या ताइवान को अपना बोलना, इन तीनों एंगल पर या एस्पेक्ट्स पर समझने की कोशिश करें तो चीन बहुत ज्यादा उसको लेकर इन्वॉल्व रहता है। और ऐसे में फिर ये दौरा डोनाल्ड ट्रंप को, तो ये हथियार एक तरफ सप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जो है उसी देश के पास जा रहे हैं जिसके दूसरे देश को या उसके पार्ट को या उसके दुश्मन को मदद करते हैं। धन्यवाद आशीष, जय हिंद, सर्ववर्णा। देखिए, चाइना और अमेरिका दोनों एक होड़ में है, खासकर इकोनॉमी की बात करें, मिलिट्री की बात करें, या एक्सपेडिशनरी डिजाइन की बात करें, वर्ल्ड का खलीफा बनने की बात करें। तो इन सब बातों को जोड़कर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चाइना और अमेरिका अगर होड़ में है तो उन्हें मिलिट्री और कॉमर्स दोनों को पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। और वो इसी हिसाब से रिश्तों की जो बर्फ है उसको पिघलाने की कोशिश
मैं देखता हूं इस समिट को, इस विजिट को, बायलैटरल टॉक को। पैसिफिक सिनेरियो की बात आप कर रहे हैं तो ताइवान एक बड़ा, हमेशा से एक दोनों के बीच में एक बड़ा परेशानी का सबक लेकर आता रहता है। डिप्लॉयमेंट्स इतनी ज्यादा है, स्कर्मिशेस और क्लोज इनकाउंटर्स, नेवल खासकर एंगेजमेंट्स लगातार बहुत करीब हो जाती है। मसल फ्लेक्सिंग लगातार चाइना पैसिफिक में करता रहता है। आइलैंड्स पे लगातार सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री परेशान है और उनको लगातार ये लगता है कि कोई एक बिग ब्रदर का रोल जो अमेरिका कर रहा है उसके साथ साथ और लोगों की भी जरूरत है, या सेल्फ सस्टेनेंस की भी जरूरत है। वियतनाम की बात करें या आप फिलीपींस की बात करें या दूसरे देशों की बात करें, और इन सबों के बीच जो फिलहाल वर्ल्ड की सिनेरियो है उसमें ईरान, मिडिल ईस्ट का जो टेंशन है, रशिया और यूक्रेन के अलावा, ये सब मिलकर देखें तो लगातार मिलिट्री के माहौल में ट्रंप एक बिजनेसमैन की तरह खेल खेलते हुए आगे बढ़े हैं। और मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक पॉलिटिकल विजिट ही नहीं, पता नहीं क्यों सर, श्याम सर, बिजनेसमैन वाला जो तमगा है वो डोनाल्ड ट्रंप से हटता नहीं है। मैं इसी मुद्दे को लेकर कल भी चर्चा कर रहा था, जो दूसरे पैनलिस्ट थे उन्होंने भी बिजनेसमैन ही कहा। तो ये मैं समझ रहा हूं कि इस वक्त जो सिनेरियो बन रहा है सारी दुनिया वो उसी एंगल से इसको देख रही है। पंकज श्रीवास्तव जी, आपको लग रहा है कि अब जो ये चीन और अमेरिका की ये जो मुलाकात है ये बहुत बड़ा मोड़ साबित होगी, बड़े पिक्चर इसके देखने को मिलेंगे? अभी देखिए, ये जो 13 तारीख से 15 तारीख तक चीन की यात्रा कर रहे हैं, इसमें ट्रंप को हासिल क्या होता है? क्योंकि देखिए, हालांकि चीन को इस समय अमेरिका की सबसे ज्यादा जरूरत है ट्रेड में, स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाने के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए। लेकिन यहाँ देखिए, अमेरिका जो है वो चीन जा रहा है, ना कि शी जिनपिंग अमेरिका जा रहे हैं। तो चाइना के कोर्ट में इस समय बॉल है, और अब चाइना जो है वो एक क्या बोलते हैं आपको, चाइना अपने बात मनवाने का कोशिश करेगा। जैसे चाइना ताइवान के ऊपर 2027 में उसका मैंडेट जो आया था बहुत पहले कि 2027 से 2047 तक वो एशिया के कई देशों को अपने कब्जे में लेगा, ताइवान से शुरुआत करेगा वो। तो ताइवान और अमेरिका की जो डील हो रखी है हथियारों की, उसे लेकर के चाइना ये बोल सकता है अमेरिका को कि जब हम ताइवान पर हमला करें तो आप पीछे रहिए, तभी हमें ये ईरान का जो मुद्दा है उसे सुलझाने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि इस समय अमेरिका बुरी तरह फंस गया है। ये जो ईरान वॉर है इसमें शुरुआत तो कर दी अमेरिका ने, लेकिन अब अमेरिका वहां से निकलना चाह रहा है, और वहीं दूसरी तरफ ईरान जो है वो मरने मारने के मूड पर आ गया है। अमेरिका ईरान की मूंछों का सवाल बन चुका है ये युद्ध। ईरान ये बोल रहा है कि हमारे पास अभी और भी बम है, और भी मिसाइल हैं, हम अभी और भी हमला करेंगे, और ऐसे में अमेरिका पीछे नहीं हट रहा। दूसरी तरफ अमेरिका का जितने भी वेस्टर्न नेशंस हैं वो साथ नहीं दे रहे हैं। ये जो G7 नाटो कंट्रीज, ये सारे देश हैं, इन लोगों ने G8, इन लोगों ने बोला है कि भाई ये आपकी लड़ाई है, आपने शुरू किया, आप जानिए, हम इसमें नहीं फंसने वाले। क्योंकि जब इमिग्रेंट्स का, जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स का मुद्दा था यूरोप में, तो अमेरिका ने उधर से पैर पीछे खींच लिए। अमेरिका ने यूरोप देशों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। तो अब यूरोपियन देशों की बारी है, वो बोल रहे भैया आपकी लड़ाई आप जानो। ऐसे कंडीशन में अमेरिका क्या डील कर पाता है चीन से, और चीन कितने ट्रेड सैंक्शंस को हटवा पाता है जिससे कि चीन का सामान अमेरिका में जाए, अमेरिकी बाजारों में बिके, और चीन के ऊपर जो एक तरह का आर्थिक बोझ पड़ा हुआ है। आप देखिए, चीन का जो है 60% हिस्सा ये एक्सपोर्ट पर आधारित है। जीडीपी उसकी 60% एक्सपोर्ट पर आधारित है। 30% जो उसका रियल एस्टेट वो बुलबुला फूट चुका है। बचा 10%, इसमें टूरिज्म से लेके, मेडिकल से लेके, बाकी जितने भी फील्ड सब आते हैं। अब इसमें ही 10% इसका काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो विदेशी एक्सपोर्ट है चीन का, वो हालांकि अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस समय। भारत में भी जो चीन का सामान आ रहा है वो डायरेक्ट ना आकर के दुबई से होके आ रहा है, दूसरे देशों से होकर के आ रहा है, और यहाँ भी असेंबलिंग हो रही। तो खैर, चीन इस समय पूरी तरह से उसमें ये डिसाइसिव फैक्टर बनाने में वो है, मतलब बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ चाइना। तो इसलिए अब चाइना डिसाइड करेगा कि अमेरिका को क्या हासिल होता है ट्रंप की इस यात्रा से।
क्योंकि चीन बहुत ही संयमित तरीके से आगे बढ़ रहा है, और चीन ने जो एशिया में अपने विजिलेंटे एक्ट कर रखे हैं, सर चाहे एक वो एक एक एक, एक कंफ्यूजन है, एक मन में सवाल मेरे जो है बार बार कुरेद रहा है, मैं समझना चाह रहा हूं। अपनी दो बातें कहती हैं। एक आपने पहले जो जिक्र किया वो आपने कहा कि चाइना को अमेरिका की जरूरत है, ये आपने कहा। फिर आपने कहा कि ये चाइना डिसाइड करेगा कि अमेरिका को क्या चाहिए। मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा इसको, थोड़ा ब्रीफली थोड़ा सा बताइए प्लीज। इसमें यह है कि देखिए, जो ट्रेड वॉर चल रहा है अमेरिका के साथ चीन का, इसमें नुकसान चीन का हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चीन लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि अमेरिका जो है चीन के सामानों पर, चीन के उत्पादों पर जो कि अमेरिका जाते हैं, उसके ऊपर से सैंक्शन हटाए। ठीक है। और दूसरी तरफ वो जो सेमीकंडक्टर्स के ऊपर चाइना अमेरिका ने रोक लगाई है, डेनमार्क को, जहां की लिथोग्राफिक मशीन्स बनती हैं जिससे कि ये चिप्स बनाई जाती हैं 7 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, 4 नैनोमीटर की, वो चिप्स जो है वो चीन ना पहुंच पाए। माफ कीजिएगा, कोरिया, साउथ कोरिया और ताइवान, जहां ये चिप्स और चिप्स के इक्विपमेंट बन रहे हैं, उनके ऊपर भी एक सख्त पहरा है कि भाई आप चाइना में ये चिप्स नहीं देंगे, जबकि चीन को जरूरत है। बिना चिप्स के चीन के हथियार, चीन के मोबाइल फोन, चीन की गाड़ियां, चीन के बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, जैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स, स्पेस इक्विपमेंट्स वगैरह आते हैं, उन सब पर एक तरह से रोक लगी हुई है। तो ये चीन को जरूरत जरूर है चाहे अमेरिका की, लेकिन चीन ने ये दिखाने की कोशिश नहीं की, अमेरिका से भीख नहीं मांग रहा है चीन। और डोनाल्ड ट्रंप जो है इस पूरे जंग में जीतते हुए भी आतुरता दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा आतुरता दिखा रहे हैं। और वो जो है ये ईरान के युद्ध को जो उन्होंने शुरू किया था, उससे अपना पिंड छुड़ाने के लिए वो चीन जा रहे हैं। दो राइवल्स जो है, यानी ये कहानी सीसॉ वाली हो गई, अगर मैं समझ पा रहा हूं। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है कि अगर बैलेंस नहीं किया, कोई एक भी अगर उस पटरी से उतर गया तो वो धड़ाम से गिरना ही गिरना है। हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर साहब हैं, जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप रिएक्शन लेना चाहूंगा आपका पहले तो, क्योंकि अमेरिका ताइवान में अगर बड़ी वेपन डील जो हो रही है या जो हो चुकी हैं, साथ ही साथ अमेरिका ने रुख कर लिया, चाइना का दरवाजा खटखटाया और कहा है कि मैं वही हूं जिन्होंने पहले सैंक्शन लगाया था, लेकिन अब मैं आ रहा हूं आपके पास, मेरी मदद करो। इशारा आप समझ रहे होंगे कि ईरान को लेकर है। यही वो कहानी रहने वाली है, या इसके पीछे व्यापार वाला जो मुद्दा है, जिसका जिक्र जो है हमारे पैनलिस्ट पंकज जी कर रहे थे कि चाइना को अमेरिका की जो है वो जरूरत है, अमेरिका को नहीं। मुझे ऐसा, ये मेरा जो एनालिसिस है कि अमेरिका को चाइना की ज़्यादा ज़रूरत है, चाइना को अमेरिका की कम ज़रूरत है। बिकॉज देखिए, चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव इतना अच्छा चल रहा है। 150 देश हैं जहाँ पे चाइना अपने प्रोडक्ट्स देता है जी। और इसको अमेरिका ने जब टैरिफ्स भी अनाउंस किए थे तो काफ़ी वो एक डिसबैलेंस था, और बाद में अमेरिका बार बार चाइना के टैरिफ्स कम करता रहता था। बिकॉज आप देखिए, अमेरिका का जो एक सोयाबीन का एक जो प्रोडक्ट है, अगर आप देखें जो टेक्सास का जो एरिया, अमेरिका में सारा एरिया, वहाँ पे मैक्सिमम इंपोर्ट ये चाइना इसको करता था। और जो ये फार्मर्स हैं, और स्पेशली ये जो एग्रीकल्चर के बाद जब भारत के साथ भी बात नहीं बनी, तो चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर है सोयाबीन्स का अमेरिका के हिसाब से। और वहाँ पे जब पड़ा रहेगा ये सामान और अगर इसकी खपत नहीं होगी तो एक बैकलैश, बिकॉज ये जो फार्मर लॉबी है अमेरिका में ये बहुत स्ट्रांग है, और ये एग्रीकल्चर लॉबी जो है ये बहुत स्ट्रांग है। इसलिए अमेरिका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे, अगर आपने देखा होगा टैरिफ्स में, वो बहुत उसको आनाकानी करता है कि एग्रीकल्चर को हम आपको एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, अगर आप देखिए आज अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल्स कहाँ से आ रहे हैं। अभी मैं एक अमेरिकन स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट पढ़ रहा था, 78% डिपेंडेंसी है अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री की चाइना के ऊपर। और इसका मतलब है कि आपके जितने भी एविएशन का जो आपका मामला है, आपका जो एयरक्राफ्ट्स का, आपका जो आपकी मिसाइल्स जो बनती हैं, आपके रॉकेट्स जो बन रहे हैं, बॉम्ब जो बन रहे हैं,
वो जो आपके रेयर अर्थ एलिमेंट्स आ रहे हैं और आपके सेमीकंडक्टर्स आ रहे हैं, आपके मैग्नेट्स आ रहे हैं, वो और कोई सोर्स ऑफ सप्लाई वर्ल्ड में है ही नहीं, और इस अमेरिका को चाइना के पास ही जाना पड़ेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट ट्रेड के एरियाज हैं जहां पे समझौते की उम्मीद हमको नजर आ रही है। ऑफ कोर्स ईरान इज ऑन द एजेंडा, बिकॉज वो चाइना को भी बहुत इम्पैक्ट करता है, क्योंकि 90% जो इसका ईरान का ऑयल है वो चाइना अपना ले रहा है, और वो भी युआन में डील कर रहा है, तो वो भी अमेरिका को चुभ रहा है। तो इस तरीके की इसका ईरान का जो युद्ध है, ये चाइना को बहुत इसको एडवर्सली इम्पैक्ट कर रहा है, और चाइना चाहेगा कि अमेरिका से बात करके इस युद्ध को जल्दी खत्म करे। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है तैवान का, बिकॉज ये भी इस डिस्कशन में लाने की बहुत जरूरत है। अब चाइना इज वेरी वेरी सेंसिटिव टू तैवान, और इसीलिए वो चाहेगा कि अमेरिका की इंटरफेरेंस यहाँ पे ना हो। अगर वो तैवान के साथ कुछ एक्शन करने की कोशिश करे या कुछ ब्लॉकेड करे या किस तरीके से उसको बनाए, बिकॉज ये जो एजेंडा है ना चाइना का, इसको वन चाइना पॉलिसी, ये एजेंडा चाइना छोड़ने वाला नहीं है। ये इसने ऑलरेडी, अगर आप इसका वाइट पेपर इसको शी जिनपिंग का अगर आप इसको पढ़ें, जब 2011 में ये वाइट पेपर बना था, तो उस टाइम पे एक टाइम पीरियड, आई थिंक इट वाज 2030 का है ये पीरियड, तो वो कोई ज्यादा दूर नहीं है कि बाय 2030 इसको तैवान विल बिकम अ पार्ट ऑफ चाइना। और आज जो प्रॉब्लम है जहां पे चाइना अपना रुका हुआ है, वो इसको अमेरिका की वजह से रखा हुआ है, बिकॉज अमेरिका उसको सपोर्ट करता है। सेंटर में, यानी सेंटर में ताइवान जो है वो रहने वाला है। आशीष सर, ताइवान वाली कहानी का जिक्र आपने किया, छेड़ा है, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं पूरा उस पर चाहता हूं कि थोड़ा सा डीप और बताइएगा ताइवान को लेकर। कि ये मैंने जब कल डिस्कस किया था बाकी लोगों से, तो उसमें जो पहला पॉइंट निकलकर सामने आ रहा था वो व्यापार को लेकर आ रहा था। ताइवान बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर है तो क्यों है? सेमीकंडक्टर इन चीजों या चिप्स को लेकर अलग कोई बड़ी वजह हो तो मैं वो जानना चाहूंगा। साथ ही साथ क्या ताइवान को लेकर मान मुनव्वल हो जाएगा कि ठीक है डोनाल्ड ट्रंप की आरती उतार देते हैं और डोनाल्ड ट्रंप आरती उतरवा लेंगे, यानी थोड़ा सी खुश हो जाएंगे तो कहेंगे ठीक है मैं देखता हूं हथियारों की सप्लाई वप्लाई को लेकर जो चीजें चल रही हैं। आशीष, एक बड़ी क्यूरियस सी बात है, जब हम इस तरह की एनालिसिस करते हैं तो वो एक ग्लोबल पैटर्न होता है। शायद सोर्सेज सिमिलर हो गए हैं। आज से 15-20 साल पहले हम अपना रिसर्च करते थे, कुछ फेलोज को या रिसर्च फेलोज को फॉलो करते थे। आजकल क्लिक ऑफ अ बटन से सिमिलर इनपुट्स ड्रॉ कर दी जाती। आई रियली वंडर कि ताइवान किसी भी तरह से चाइना के सामने एक मिलिट्री रेसिस्टेंस, तो आप उदाहरण दे सकते हैं कि वियतनाम अमेरिका भी हुआ था, लेकिन इसमें कोई पैरेलल्स ड्रॉ नहीं कर सकते। ताइवान इज नो मिलिट्री फोर्स इन फ्रंट ऑफ चाइना। और ये बात अनफॉर्चुनेटली ताइवान को भी समझनी चाहिए कि अगर अमेरिका अपनी प्रोडक्शन लेवल्स को बरकरार रखने के लिए इस तरह के छोटे नेशंस के साथ इस तरह के मिलिट्री डील्स करता है ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर, जिसको उसे कहीं तो देना है, चाहे अफगानिस्तान को दे, पाकिस्तान को दे या इधर वियतनाम, मतलब उनको अपना प्रोडक्शन लेवल बरकरार रखना है। ये बात उनको सीक्रेटली बताई जाती है कि मिलिट्री हार्डवेयर का प्रोडक्शन और उनका एक्सपोर्ट उस वक्त इस तरह के कंट्रीज जिनको पता नहीं किस मुगालते में रहते हैं कि चाइना के अगेंस्ट इसको यूज कर सकते हैं, दे आर नो पावर इन फ्रंट ऑफ चाइना, नॉट ओनली मिलिटरली इवन अदरवाइज। अगर हम ये मान लें कि उनका जो सेमीकंडक्टर्स का मोनोपोली है ऑलमोस्ट, जिसमें वो बहुत आगे हैं, उनके 95% रॉ मटेरियल्स चाइना से आते हैं। जिस दिन चाइना ने रोक दिया तो ये आरओसी और पीआरसी का जो कॉम्बिनेशन है ना, उसको ज्यादा एकेडमिक निगाह से देख सकते हैं आप, बट रियलिटी में ऑन ग्राउंड जिस दिन चाइना चाहेगा, देखिए हांगकांग का अगर आप जिक्र कर लें, थोड़ा बहुत पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हैं। जिस तरह से हांगकांग को अनेक्स किया चाइना ने, चाइना के वही डिजायर्स हैं, वही ख्वाब हैं ताइवान को लेकर, और राइटली सो। वो कहते हैं कि हमारा है 49 तक था। ये ख्वाब पूरे होंगे क्या सर? मुझे ऐसा लगता है आशीष कि गिवन अ चांस, एटलीस्ट किसी तरह का डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ताइवान एंड चाइना के बहुत हाई चांसेस हैं, जिसमें वो इनके गवर्नेंस मॉडल और बिजनेस मॉडल को नहीं छेड़ेंगे, लाइक इन हांगकांग।
लेकिन अंडर वन फ्लैग, अंडर वन कॉन्स्टिट्यूशन किसी न किसी तरह का कोई अलाइनमेंट ये कर सकते हैं विदाउट अ मिलिट्री यूज। लेकिन जब तक ये अमेरिका वहां आके एक्सरसाइजेस करता रहेगा, इंस्टिगेट करता रहेगा, साउथ चाइना सी को डोमिनेट करने की कोशिश, हम जो बात बोल रहे हैं आशीष वो ये है कि यूएस प्रेसिडेंट की सारी एनालिसिस फोकस होती है कहीं ना कहीं उसके बैकग्राउंड में राइजिंग इंडिया होता है। उनका ये चाइना विजिट प्राइमरली ट्रेड पे फोकस करेगा, और ये जो बात लग रही थी कि चाइना से अगर यूएस का ट्रेड में इंबैलेंस बढ़ेगा तो चाइना वुड प्रेफर इंडिया एज अ प्रोडक्शन हब, वियतनाम, ताइवान विल प्रेफर इंडिया एज अ प्रोडक्शन हब इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अमेरिका। इसको काउंटर करने के लिए ट्रंप का ये विजिट है, क्योंकि उन्होंने बहुत धमकियां दी, चाइना इंडिया को सिंगल आउट किया, नेम्स कॉलिंग करी, लेकिन फिर भी कुछ ट्रेड, कुछ बिजनेस डेवलपमेंट, कुछ इंडस्ट्रीज इंडिया की तरफ आने लगी। ये ट्रंप को नहीं पचती बात। वो बाय हुक और बाय क्रूक इंडिया को अभी भी एलिनेट करना चाहते हैं, चाइना के साथ हमारे ट्रेड्स ना डेवलप हो। और एक उनका जो मेजर इशू है टेस्ला, वो साथ में लेकर आ रहे हैं ट्रंप अपने दोस्त को, जिससे पिछली साल इतनी गंदी लड़ाई करी थी, क्योंकि टेस्ला का अकेला पूरी दुनिया में ऐसा इंडस्ट्री है चाइना में जिसमें चाइना की कोई पार्टनरशिप नहीं है। चाइना ने अपने अपने लॉज को वायलेट करके और मस्क की कंपनी को ऑल चार्जेस, ऑल राइट्स के साथ वहां प्रोडक्शन का काम दिया था फॉर टेस्ला। और अब जबकि अमेरिका ने पिछले हफ्ते, 2 हफ्ते पहले ये एक प्रपोजल लाया है कि चाइनीज ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को अमेरिका में नहीं आने देंगे, क्योंकि वो सस्ते हैं तो ठीक है, लेकिन उनमें सब में ऐसे स्मार्ट चिप्स लगे हुए हैं जो वापस चाइना को कुछ ना कुछ डिटेल्स भेजते हैं। उसको उन्होंने रोमिंग स्पाइस या कुछ ऐसा वर्ड यूज किया। जितनी चाइनीज कार्स अमेरिका में चलती हैं, जैसे 28 फरवरी को तेहरान में हुआ था, उनमें जो कैमरास लगे हैं, उनके जो सर्वर्स हैं, वो सर्वेलेंस करते हैं अमेरिका की, जैसे तेहरान में करके, और इजराइल को, हमास को दिया डिटेल्स किस कैमरे से। तो इसके तहत वो ये ऑटो सेल्स को रोकना चाहते हैं, लेकिन साथ के साथ टेस्ला को चाइना रिटेलिएट ना करे, उसको बैलेंस, ये सारे एजेंडा लेके वो आ रहे होंगे। जी आशीष। पंकज जी, ये पूरा दौरा व्यापार को लेकर है, व्यापार बचाने को लेकर है, या राजनीतिक दौरे के हिसाब से इसको देखा जाए, ये मुलाकात को देखा जाए? और साथ ही साथ ईरान वाला मुद्दा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा पर्सनली लग रहा है कि वो सबसे लास्ट में रहने वाला है। ये मुद्दा दोनों को ही लेके है। चीन की तरफ से व्यापार को लेकर के होगा और अमेरिका की तरफ से स्ट्रेटेजिक पॉइंट को लेकर के होगा। हालांकि अमेरिका भी जो है वो, माफ कीजिएगा, चीन भी जो है ना, वो ये चाहेगा कि जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है चीन का, जो स्ट्रेटेजिकली अब थोड़ा सा पीछे चला गया बैकफुट पर, रशिया और ईरान के साथ एक गठजोड़ बनाने के चक्कर में, तो चीन भी चाहेगा कि वो वापस से फोरफ्रंट में आए, क्योंकि इधर कुछ दिनों से, पिछले 4-5 सालों में कुछ चेंजेस इस तरह के हुए हैं जिससे कि चीन की आर्थिक गति जो है वो धीमी पड़ी है, और उसकी वजह से वो अमेरिका के एक कॉम्पिटिटर के तौर पर उसे जो देखा जा रहा था, वो कंपैरिजन जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होने लग गया था। तो और दूसरी बात, जो वर्ल्ड के डिसाइसिव फैक्टर्स होते हैं वहां पर चीन का कोई वरद हस्त नहीं था, उसे वापस पाने की जुगत में भी चीन रहेगा। दूसरी तरफ, जैसा मैंने पहले भी बताया कि अमेरिका में चीन के उत्पाद बिके, वेस्ट में बिके, इसके लिए भी चीन कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो 60% जो चीन का एक्सपोर्ट होता है, मतलब जीडीपी का 60% हिस्सा माफ कीजिएगा, वो एक्सपोर्ट इस समय उस हिसाब से नहीं चल रहा है। 2016 एक पीक पीरियड था, उसके बाद से जो ट्रेड टेंशन शुरू हुई अमेरिका के साथ, उसके बाद चीन का जो फॉरेन ट्रेड है वो डाउन होता चला गया। हालांकि अभी भी 4.5, 4.5 या 5 की गति से बढ़ रहा है वो, लेकिन फिर भी जो पहले गति थी वो नहीं हो रही है। उसकी वजह से बहुत सारी फैक्ट्रियों में ताले लग गए चीन में, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, और बहुत सारी फैक्ट्रीज जो थी चीन से वो निकल के वियतनाम में आ गई हैं। तो चीन के वो वर्कर्स जो पहले चीन के साउथ चाइना के उन फैक्ट्रीज में काम करते थे, वो लैंड रूट के जरिए वियतनाम में घुस आए हैं, वहीं उन्हीं फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। इस वजह से, और यहाँ पर इनकी वेजेस भी बड़ी लो है, वेजेस भी लो है और खर्चे वगैरह भी तो कम है, खैर। तो इस वजह से चीन को काफी नुकसान हो रहा है। तो चीन चाहेगा कि अगर अमेरिका ईरान के मुद्दे पर चीन का साथ पाने की कोशिश कर रहा है, तो चीन भी जो उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हैं वो हटवाने की कोशिश करेगा चीन। और न सिर्फ अपने जो हाँ, अमेरिका भी ये चाहेगा कि उसके जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वो बिके चाइना में,
और चीन के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो हैं, जो चीन की कारें हैं, मोबाइल फोन्स है, कंप्यूटर है, और भी ढेर सारे चीजें हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स के कुछ पार्ट्स भी चीन बनाता है। जो बड़े बड़े मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हैं, वो कैंसर रोग को डिटेक्ट करने वाली मशीनें हो गई या बाकी सारे मशीनें हैं, उनके कुछ पार्ट्स भी चीन में बनते हैं। तो वो पार्ट्स जो अभी तक अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने बैन लगा रखा था, वो भी बैन हटाने की बात करे, क्योंकि उसमें चीन को काफी फायदा होने वाला है। तो ये मान के चलिए कि दोनों ही देश जो है एक दूसरे पर एक तरह से सॉफ्ट तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि आप हमारी बात मानिए, हम आपकी बात मानेंगे। और चीन का एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जिस पर हम अभी तक शायद बात नहीं कर पाए हैं जी। साउथ चाइना सी में चीन की जो बढ़ती मिलिट्री एक्टिविटीज हैं, उसके ऊपर अमेरिका दखल ना दे। अमेरिका ये मान ले कि साउथ चाइना सी चीन का पेरिफेरल जोन है, चीन का स्पेशल जोन है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, यहाँ पर अमेरिका अपना दखल ना दे। और चीन जो है अमेरिका के जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो सेंट्रल अमेरिका के छोटे देश हों या फिर मेक्सिको जैसे बड़े देश हों, वहां पर चीन दखल नहीं देगा। तो ये इन मुद्दों पर बात होने की संभावना ज्यादा है। लेकिन ये साउथ चाइना सी वाला जो मैटर निकल कर आया है, ये आपको लग रहा है कि इस पर शायद हमारे साथ श्याम कुमार जी जुड़े नहीं है, मैं वापस रुक करूंगा। यही सवाल मैं सर आपसे लेना चाहूंगा कुचर साहब, कि साउथ चाइना सी को लेकर जो सर ने जिक्र किया है, पंकज सर ने, वो रहने वाला है? इतना आसान रहेगा कि अमेरिका दखल अंदाजी नहीं करेगा जिसका वो जिक्र कर रहे हैं? देखिए, साउथ चाइना किसके लिए सवाल है? सॉरी, आपके लिए कुचर सर, आपके लिए। सी आई डोंट थिंक इसको अमेरिका इस चीज को मानेगा, बिकॉज एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन आप जानते हैं कि अमेरिका यहाँ पे बहुत सालों से कर रहा है। और अगर आप इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी भी अमेरिका की देखें, और स्पेशली जो जापान की वनरेबिलिटी है, फिलीपाइंस की है, साउथ कोरिया की है इस रीजन में, मुझे नहीं लगता कि ये कोई उसका मुद्दा उसको मानने वाला है। और इसको लगता नहीं है कि, देखिए, जब आप एक बातचीत के लिए जाते हैं, 2 या 3 दिन है आपके पास, कंटेंशियल इश्यूज आप अपने साथ लेके नहीं जाएंगे जिसमें तनाव के एक्चुअली चांसेस होंगे, बिकॉज जैसे ही आप अगर कंटेंशियल इश्यूज डिस्कस करेंगे तो बाकी इश्यूज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आपको कुछ ट्रेड कंसेशन चाहिए, आपको अगर कुछ मेजर आपको बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर लुकिंग एट ए जॉइंट स्टेटमेंट, एंड वो जो जॉइंट स्टेटमेंट है, दैट हैज टू बी अ वेरी वेरी पॉजिटिव वन, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप भी देखिए 9 साल के बाद एक अमेरिकन प्रेसिडेंट उधर जा रहा है चाइना, तो इट इज बाय इटसेल्फ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर डोनाल्ड ट्रंप। और वो अपने इसको लोगों को भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, नेटो को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, इन स्पाइट ऑफ ऑल द बैड पब्लिसिटी जो ट्रंप को अभी तक मिली है। तो इसको मुझे लगता है कि ये जो कंटेंशियस इश्यूज है ना, ये कोई इतने छोटे मोटे इश्यूज नहीं है कि आप साउथ चाइना सी में नहीं आएंगे ऐसे करके तो वो थोड़ी जो उस पर डिस्कशन होगा। मुझे लगता है कि ये इट विल बी अ वेरी फोकस्ड डिस्कशन. Trade is going to be a major part of the discussion. Iran will again be a major part of the discussion. But जहां तक ताइवान का और साउथ चाइना सी का है, इसको मुझे लगता है ये एक पेरिफेरल रहेगा. ये आपके जो मेन डिस्कशंस में आपका फिगर आप नहीं होगा, बिकॉज व्हेनेवर हमने इसको ये भी देखा है कि जब भी ये हमारी भी फॉरेन पॉलिसी फ्रेम होती है और जो फ्रेमवर्क इसको बनाते हैं, जो डिप्लोमेट्स अपना बनाते हैं, और इससे पहले एक चीज और होती है, बिफोर एनी मेजर विजिट इसको महीनों पहले आपका एजेंडा ऑलरेडी इसको तय हो चुका होता है, बिकॉज एट द लेवल ऑफ द डिप्लोमेट्स, एट द लेवल ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स, जो पूरा एजेंडा आपका बन चुका है वहां पे. अभी ऐसा कोई हमको इसको नया एजेंडा दिखाई नहीं देगा, और वो ऐसा एजेंडा होता है इन विच बोथ कंट्रीज आर एग्रीइंग टू टॉक टू ईच अदर ऑन दैट. तो इसको मुझे ये लगता है कि जहां पे चाइना को कंसेशन चाहिए वो सामने रखे जाएंगे,
जहां पे अमेरिका को कंसेशन चाहिए वो सामने रखे जाएंगे, एंड 90% ऑफ दिस डिस्कशन इज गोइंग टू बी ऑन ट्रेड, बिकॉज आज अगर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का अगर नारा है ट्रम्प का, तो उसको कैसे अचीव करेंगे? बिकॉज ही कैन ओनली अचीव, बिकॉज राइट नाउ मैं पढ़ रहा था टैरिफ्स लगाने के बाद अमेरिका का बहुत फायदा हुआ है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स यू हैव बीन रिलीज्ड टू द अमेरिकन कंपनीज। सो इसको मुझे लगता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग मुद्दा होने वाला है ट्रम्प का, और चाइना इज बैडली अफेक्टेड बाय द ईरान वॉर, सो दैट वुड बी ऑल्सो, एंड स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर हम बात करें तो दैट बी ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एजेंडा फॉर दिस फोर्थकमिंग मीटिंग। सर आपने इशारों में बड़ी बातें कह दी हैं, जरा ये पॉइंट वाइज जो मैंने देख लिया आशीष सर, मैं वही कह रहा था, ट्रेड, ईरान, ताइवान और स्टेट ऑफ हॉर्मुज। आता हूं सर, आप बीच में चले गए, मैं आपसे सवाल ले रहा था, ठीक है मैं आप ही के पास आ जाता हूं। ये चार बड़े पॉइंट्स जो अभी कोचर सर ने इशारे किए हैं, साउथ चाइना सी का जो जिक्र हो रहा है वो सबसे लीस्ट रहने वाला है, और जो बात होगी वो ट्रेड, ईरान, ताइवान और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। लेकिन मैं जो सोच पा रहा हूं वो ये है कि सर आप सैंक्शंस वाली कहानी भी तो है, सैंक्शंस वाली जो टेंशन है वो भी तो कम करनी है, क्योंकि ओवरऑल तो सबको अपना बेनिफिट देखना है, तो उसको कैसे अमेरिका के सामने डील करते हुए नजर आएंगे या मैनिपुलेट करते हुए नजर आएंगे? श्याम सर। आशीष जी देखिए, ये एक पैरेलल प्रोसेस है जैसा मैंने बताया। अगर हम सीधी बात मानकर चलें कि एक पॉलिटिकल विजिट है, तो हमें इससे पहले ये देखना पड़ेगा कि पिछले 2 महीनों में 3 महीनों में ऐसा क्या बदला है, विश्व में ऐसा क्या हुआ है। और मान के चले आप एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक समिट में जिनपिंग गए थे अमेरिका, डायरेक्ट बात तो नहीं हुई, 2015 के बाद पहली बार ये एक्चुअली ढंग से मिल रहे हैं लोग, तो बहुत लंबी कहानी है। और इसके बाद और भी 2 मुद्दे अभी और बन रहे हुए हैं। फिर नवंबर में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक समिट है फ्लोरिडा में, और सेंजान में फिर नवंबर दिसंबर में फिर G20 की मीटिंग है। तो अभी और 2 लगातार 6-7 महीने में ये मिलने वाले हैं लोग। तो पहले हुआ क्या है, ताइवान के पार्लियामेंट में ऐसी बजट पास करना, ताइवान की पोस्चरिंग बढ़ाना, ताइवान को देना इतने सारे हथियार, और उसके बाद ट्रेजरी सेक्रेटरी का जापान जाना कल चाइना आने से पहले, और चाइना के लीडर्स का साउथ कोरिया जाके उनको समझाना। तो पैसिफिक स्टेट जो है उसमें वो थोड़ा ढोलमोल करके आपस में सुलझाना जरूर चाहते हैं। मान के चलिए ताइवान के ऊपर कभी भी कोई समझौता नहीं करेगा, और ये मुद्दा शायद ऐसे उठेगा भी नहीं, क्योंकि क्लियर है अमेरिका का स्टैंड इस मामले में, नंबर 1। नंबर 2, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें तो बड़े बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग और बड़े कंपनी के लीडर्स को लेके वो वहां पे गए हैं, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे वो ये हमारी जो कंपनी है एयरलाइंस की कंपनी उनकी है, ये सारे चीजें वो करने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर के बारे में। तो वहां पर सैंक्शन की जब बात करते हैं तो लेन देन में कुछ देना कुछ लेना होता है, तो वो पैरेलल प्रोसेस में चाहते हैं कि मैं वही तो कह रहा हूं कि ईरान वाले पे ठीक है, चलिए सैंक्शंस वाली बात ठीक है, लेकिन ईरान वाला भी तो हमें नहीं भूलना है, वो भी तो ईरान वाली टेंशन भी तो है, उसको लेकर भी तो परेशानी नजर आ रही है। श्याम सर, तीसरा पॉइंट, वो मेरा तीसरा पॉइट है। बात करता हूं अब ईरान की। तो मेरी 2 बातें हुई हैं, मैंने जो कहा ये 2 बातें हुई हैं। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात जो हुई है वो ईरान और चाइना का कॉम्बिनेशन सबको मालूम है, और आपको भी मालूम है कि एक बड़ा डी-डे आने वाला है ईरान के ऊपर। अभी जब ये शिप्स वहां मौजूद होंगे, मल्टीनेशनल टास्क फोर्स जब गई है, चाइना ने वीटो किया था अमेरिका के अगेंस्ट में यूनाइटेड नेशन में, तो आखिर चाइना को चुप कराना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉकेड को चैलेंज करना आसान नहीं होगा चाइना के लिए, वो करेगा भी नहीं। तो समझाएंगे उनको ट्रम्प कि इस मामले में दखल ना दे, मुझे जो करना है वो करने दे, बाकी पैरेलल करते रहे। ये 3 बातों पर पॉलिटिकल प्री जो एक्शन है, ताइवान है और ईरान, इस पे बात होगी, और ईरान पे खासकर गुपचुप बातें होंगी। मैं सीधा कहता हूं कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा, कोई विजिबिलिटी नहीं होगी इस पर, लेकिन वहां बातचीत चाय पर और खाने पर ये जरूर होगी, क्योंकि मुद्दा अभी ज्वलंत जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। एक बड़ा दिन आने वाला है, वो शायद अवॉइड करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो सिचुएशन है, पासा जैसे फेंका गया, उसमें जो जवाबड़ा बन रहा है नेवल वॉरफेयर का, एंगेजमेंट का, मल्टीनेशनल टास्क फोर्स इनविजिबली क्या क्या करेगी, कैसे करेगी, इसके लिए हमें सावधान रहना होगा। बड़ा क्लेवर मूव है अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज का, ये नॉर्मल वॉरफेयर नहीं है, ये डिस्टेंट वॉरफेयर का हिस्सा है, और इस पर सबसे ज्यादा परेशानी आने वाली है। ठीक है, ये है सर, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज
जी बिल्कुल, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे एक डी डे आ सकता है, जिसकी परिकल्पना मैंने मिड मार्च में कर दी थी। ब्लॉकेट की पर चर्चा की मैंने, हाँ। और मैंने मल्टीनेशनल टास्क फोर्स की चर्चा की। हाँ। मैंने कहा ये स्लोली एक के बाद एक स्टेप वाइज एक्शन अमेरिका करेगा, और लिखित रूप में मैंने लिखा, आर्टिकल्स में आज लिखा। आज तो इशारा भी कर दिया आशीष सर कि जो है वो लाइफ सपोर्ट पर चला गया सीजफायर। हाँ, उन्होंने उसको पीस ऑफ गार्बेज बोला है। सॉरी टू यूज दिस वर्ड ऑन योर चैनल। नहीं पीस सर, ऑफ गार्बेज हमने भी यही बोला है कि कचरा। हमने, आप इंग्लिश में बोले, हमने हिंदी में उसको कचरा कर दिया, और कुछ नहीं। जी जी। तो आप समझ सकते हैं कि उनका टेक प्रेजेंट प्रपोजल के रिस्पांस में जो ईरान ने प्रपोजल भेजा उसके बारे में ट्रंप की क्या टेक है। अभी भी ऑफिशियल रिजेक्शन बाकी है, अभी भी वही लाइफ सपोर्ट जो वो वर्ड यूज कर रहे हैं कि कुछ और एनालिसिस, कुछ नया प्रपोजल थ्रू पाकिस्तान उनको मिल जाए, क्योंकि चाइना में हॉर्मुज का टॉपिक डिफिकल्ट होगा। चाइना ने भी 2 बार ऑफिशियली बोला है कि हॉर्मुज की नाकेबंदी को ईरान की तरफ से रोका जाए। चाइना ने बोला था कि ईरान शुड नॉट डू व्हाट दे आर डूइंग किसी जहाज को। उसके बाद 17 को ये नाकेबंदी हुई है, और उसके बाद चाइना ने फिर से बोला कि इस नाकेबंदी का ये ठीक नहीं है। तो अभी अमेरिका से अगर वो इस मुद्दे पे बात करेंगे शी, तो उनको अपना इंटरेस्ट होगा कि हमारा 20% एनर्जी, ना कि ईरान का इंटरेस्ट होगा कि उनका 90% ऑयल एक्सपोर्ट रुका पड़ा है। तो ये कोशिश करेंगे कि या तो अमेरिका से वेनेजुएलन ऑयल या कोई दूसरा ऑयल, और रशिया से रिड्यूस्ड युआन पे अगर कुछ ऑयल खरीद सकते, जहां पे ये दूसरे तरह से पेमेंट कर सकते थे, ना कि यूएस डॉलर्स में। वो होलिस्टिक लेकर चलते इसको। लेकिन अमेरिका एज ऑफ नाउ, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जब तक उनका ईरान के साथ वार्ता शुरू नहीं हो जाता है, किसी फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंच जाता है, अमेरिका ईरानियन ऑयल की नाकेबंदी को नहीं छोड़ने वाला। तो इसलिए हॉर्मुज को लेके चाइना में कोई बहुत मेजर ये लोग बातें कर पाएंगे, आई रियली वंडर, क्योंकि ये मीटिंग तो कई और मुद्दों पे भी होने वाली है। दूसरा एक मुद्दा जो है वो है कि हमने एक सबक सीखा कि हॉर्मुज और इंटरनेशनल एनर्जी सप्लाई, इसी तरह साउथ चाइना सी, अमेरिका क्यों वहां इंटरफेयर कर रहा है? इज इट फॉर ताइवान, या ताइवान की इंडिपेंडेंस, या उनकी ऑटोनॉमी? नहीं, दुनिया का 1/3 मैरीटाइम ट्रेड साउथ चाइना से गुजरता है सर, वो पर ईयर पॉइंट 5 ट्रिलियन। जी, तो उसमें अपना डोमिनेंस, ताकि कल को चाइना उन सारे छोटे मोटे आइलैंड कंट्रीज को कैप्चर करके और इसको अपना वाटर डिक्लेयर कर दे इंस्टेड ऑफ इंटरनेशनल वाटर, क्योंकि हर एक कैप्चरिंग के साथ उनको 20 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स का वाटरवेज मिल जाता है। तो छोटे छोटे आइलैंड्स को डिक्लेयर करेगा कि चाइनीज आइलैंड है, इसी के ऊपर वो काम कर रहे हैं। कुछ आइलैंड जो बहुत छोटे थे, उनपे रॉक्स एंड मड को डंप करके उनको आइलैंड के साइज का, ताकि वो ग्लोबली बता पाए कि एक नया आइलैंड है जो परमानेंट है और वो चाइनीज है, वहां पे अपना फ्लैग लगा देते हैं। तो साउथ चाइना के ट्रेड को, जैसे इंडिया को ऊपर से कवर करने के लिए सीपीईसी बनाया, वैसे ही इधर साउथ चाइना में अपना डोमिनेंस करके और कंप्लीट मैरीटाइम ट्रेड एंड कंप्लीट अर्थ ट्रेड फ्रॉम चाइना टू यूरोप को वो आज से 20-25 साल आगे की एक प्लानिंग कर रहा है, जो अमेरिका नहीं होने देना चाहता। इसीलिए इस बार उन्होंने जो कोप एक्सरसाइज की, उसमें नए देशों को बुलाया। आमतौर पर वो ताइवान में एक्सरसाइज करते हैं, क्यों नहीं वो अपना मिलिट्री बेस बनाते हैं ताइवान में? अगर उनको इतना इंटरेस्ट है कि ताइवान आगे चाइना एक्सेस ना कर ले, तो मिलिट्री बेस बनाओ, दुनिया में इतनी जगह बना रखे। नहीं करेंगे वो, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं है इन दोनों के बीच। वो साउथ चाइना में सी में मैरीटाइम ट्रेड को अपने कब्जे में रखने के लिए या चाइनीज कब्जे से फ्री रखने के लिए यहाँ मनूवर करते हैं, और ये वो करते रहेंगे अमेरिका, जहां तक सवाल है। और चाइना विजिट में उनका मेन फोकस होगा इंटरनेशनल बायलैटरल ट्रेड बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, फोकसिंग अराउंड इलेक्ट्रॉनिक्स, रेयर अर्थ, ऑटो इंडस्ट्रीज एंड लिटिल बिट ऑफ कम्युनिकेशन। जी आशीष। ठीक है कोचर सर, लास्ट 2 मिनट्स आर लेफ्ट। सिर्फ मैं जल्दी जल्दी से रिएक्शंस लूंगा और क्लोजिंग कमेंट्स लूंगा। सबसे पहले आपका क्लोजिंग कमेंट, और ये समझना चाहूंगा कि इस मुलाकात को आप एक पॉजिटिव वे में देख रहे हैं, या इस मुलाकात के बाद कुछ ईरान के लहजे से कुछ नहीं निकलेगा? देखिए, मेरा इसको एनालिसिस और परसेप्शन अलग है जो ग्रुप कैप्टन साहब ने दिया है। बिकॉज इसको मैं देखता हूँ दैट ट्रम्प इज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि वो इसको ईरान का एक ऑफ रैम्प अनाउंस कर दे, और उसको ये अपॉर्चुनिटी चाइना की विजिट से मिलती है। और आप देखेंगे, बिकॉज I'm not an astrologer as some people are predicting, but इसको यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि एक पॉसिबिलिटी मुझे नजर आ रही है that
at the end of the visit, there will be some kind of concession or some kind of announcement on Iran, जो आपका सीजफायर इशू है। ठीक है श्याम सर, आप भी आप ऐसी देख पा रहे हैं? सॉरी सर, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, वेरी सॉरी, क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है। श्याम सर जल्दी से। नहीं, मैं इससे बिल्कुल एग्रीड नहीं हूं। मेरी परसेप्शन जो है बहुत पुरानी है और नई है। 20 लॉजिकल पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं ट्विटर पे, 8 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में 28 फरवरी को लिखा है। ये एक ईरान की लड़ाई में जब तक उबाल पानी का कम नहीं होगा, ट्रंप नहीं हटेंगे और चाइना को चुप रहना पड़ेगा। ये मैं क्लियर कह देता हूं, चाइना को चुप रहना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। आशीष सर मैं आ पाता, लेकिन माफी के साथ मैं नहीं आ पाऊंगा आपके पास क्योंकि समय बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।